हेलो प्यारे भाई बहनों, नमस्कार। आइए आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल नित्य संस्कृत क्लासेज में स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। पद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ हम लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग शॉर्ट में समझेंगे गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। ठीक है, गद्य शिक्षण की जो प्रमुख विधियाँ हैं उनको समझेंगे और ये शॉर्ट में ही समझेंगे, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तो सबसे एग्जाम में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं ठीक उसी प्रकार से हम करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए आप लोग जुड़ जाइए और करना स्टार्ट करिए। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि गद्य शब्द की उत्पत्ति कहाँ से होती है। तो जो गद्य शब्द है, गद्य शब्द गद्य धातु से, देखिए यहाँ पे गद्य लिखा हुआ है, गद्य धातु से गद्य शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है स्पष्ट रूप से कहना। गद्य शब्द का जो अर्थ होता है स्पष्ट रूप से कहना। गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। इसको संस्कृत में हम बोलेंगे कि गद्यम कविनाम निक्षम वदंती। और इसका हिंदी है गद्य कवियों की कसौटी कहा गया है। गद्य जो है वह कवियों की कसौटी कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हम आगे है गद्य शिक्षण में अत्यधिक प्रमुख कुछ सोपान होते हैं। ठीक है, गद्य शिक्षण में प्रमुख सोपान होते हैं, गद्य शिक्षण की प्रमुख विधियां होती हैं। तो सबसे पहली या 3 विधि होती है। तो सबसे पहली हम देखेंगे प्रमुख उद्देश्य। ये 3 विधियों को, 3 उद्देश्यों को अगर हम समझ लिए तो हमारे गद्य से जो बनने वाले प्रश्न होते हैं सारे प्रश्न सही होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला आता है प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, प्रमुख सोपान होना चाहिए। तो 3 कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। देखिए, तो गद्य शिक्षण की जो प्रमुख 3 उद्देश्य हैं सबसे पहले पे है प्रमुख उद्देश्य, प्रमुख सोपान और प्रमुख विधि। तो प्रमुख उद्देश्य के अंतर्गत आता है ग्रहणम अभिव्यक्ति, अर्थात जो हम ग्रहण किए हैं वह दूसरे के सामने किस प्रकार से व्यक्त कर पाए, ये होता है। फिर सेकेंड नंबर पे आता है प्रमुख सोपान के अंतर्गत आता है आदर्श वाचनम। आदर्श वाचन ये जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है। और काठिन्य निवारणम गद्य शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। काठिन्य निवारण को गद्य शिक्षण की आत्मा कहा जाता है। ठीक है, गद्य शिक्षण की आत्मा काठिन्य निवारण को कहा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है प्रमुख विधि। प्रमुख विधि कौन कौन सी है। तो उद्बोधन। उद्बोधन क्या है, यह प्रमुख विधि है। और व्याख्या विधि। और उद्बोधन का ही दूसरा नाम होगा प्रत्यक्ष विधि। प्रश्न पूछा जा सकता है प्यारे भाई बहनों कि प्रत्यक्ष विधि या उद्बोधन विधि किसे कहते हैं। ठीक है, तो उद्बोधन को ही प्रत्यक्ष कहते हैं और प्रत्यक्ष को ही उद्बोधन कहते हैं। तो इस बात को आप लोग ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। गद्य शिक्षण की विधियाँ। गद्य शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले हमारा आता है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि का इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना, अर्थात प्रत्यक्ष का मतलब ही है कि सामने प्रकट होके करना, सामने प्रकट होके किसी भी बात को कहना, वो हमारे जो आंखों के सामने हो वह। तो इसका प्रमुख उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना। सबसे पहला प्रश्न यही बन सकता है कि प्रत्यक्ष विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो प्रत्यक्ष विधि का आप लोग जानते रहिए कि इसका प्रमुख होता है उद्देश्य ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना। आगे चलते हैं। देखिए, ज्ञानेंद्रियों को प्रेरित करना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। तो अन्य नाम, अगर प्रत्यक्ष विधि का अन्य नाम पूछा जाए तो उसका होता है उद्बोधन विधि, मातृभूमि नहीं, मातृविधि, सुगम विधि और निर्बाध विधि। याद रखिए आप लोग कि जो प्रत्यक्ष विधि का दूसरा नाम है उद्बोधन विधि, मातृविधि और सुगम विधि, निर्बाध विधि। ठीक है,
और एक और प्रश्न समझिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कि मातृभाषा का प्रयोग नहीं होता है। जो प्रत्यक्ष विधि होती है उसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो मातृभाषा का प्रयोग इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, देखिए संस्कृत अगर हम पढ़ रहे हैं तो संस्कृत भाषा को संस्कृत में ही पढ़ाया जाता है। संस्कृत भाषा को संस्कृत में ही पढ़ाया जाएगा। अगर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे तो अंग्रेजी भाषा का अंग्रेजी में ही पढ़ाया जाएगा। जैसे कहा जाता है इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़े, इंग्लिश मीडियम मतलब वहाँ पे अंग्रेजी अगर पढ़ाई जाती है तो अंग्रेजी में अंग्रेजी का जो इंग्लिश पढ़ाई जाती है, इंग्लिश टू इंग्लिश उसकी व्याख्या भी की जाती है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे कहा गया है कि जो प्रत्यक्ष विधि है उसमें मातृभाषा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। उसमें जो भाषा हम पढ़ रहे हैं उसी भाषा में उसका आंसर भी देना रहेगा। ठीक है। इस विधि से प्राप्त ज्ञान चिरस्थायी होता है, अर्थात प्रत्यक्ष विधि से अगर हम ज्ञान ग्रहण करते हैं तो हमारा ज्ञान स्थायी होता है। और प्रत्यक्ष वस्तु दर्शन, प्रत्यक्ष क्रिया करके, चित्र, मॉडल आदि का प्रयोग करके हम बच्चों को सिखा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए दूसरे नंबर पे आती है हमारी, सबसे पहले समझ लेते हैं हम कि विधि और प्रविधि किसे कहते हैं। सबसे पहले जब विधि का नाम ले रहे हैं हम और प्रविधि का नाम ले रहे हैं तो विधि किसे कहेंगे, तो विधि शिक्षण को रुचिकर और प्रभावी बनाने के लिए जिससे प्रयोग में लाया जाता है वह क्या कहलाती है, विधि कहलाती है। और प्रविधि शिक्षण को समझने के लिए जो विधियां अपनाई जाती हैं वह प्रविधि कहलाती है। जो शिक्षण कार्यों को समझने के लिए जो विधियां अपनाई जाती है वह प्रविधि कहलाती है। और शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाने के लिए जो प्रयोग में लाया जाता है उसको हम शिक्षण विधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आइए सेकंड नंबर पे आती है प्रवचन विधि। प्रवचन विधि को ही कथन विधि भी कहते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है अनुवाद विधि। इसको अनुवाद विधि, अनुवाद संस्कृत का मातृभाषा में अनुवाद किया जाता है। अनुवाद विधि में संस्कृत का जो शब्द होता है उसको अपने मातृभाषा में उसका अनुवाद किया जाता है। ठीक है, और ये प्राथमिक स्तर पे लागू होती है। प्राथमिक स्तर पे यह विधि लागू होती है। फिर से आता है कोश विधि। शब्दकोश की सहायता से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। ठीक है, ये उच्च स्तर में लागू होती है। ये जो कोश विधि है ये उच्च स्तर में लागू होती है। और आता है ठीक है, फिर इसके बाद आता है, देख समझिए, इसके बाद आता है परिभाषा विधि। कोश विधि हम लोग पढ़ चुके हैं, अब आता है परिभाषा विधि। परिभाषा विधि में आता है कि पारिभाषिक शब्दों का अर्थ स्पष्ट करना। पारिभाषिक जो शब्द होते हैं उनके अर्थ स्पष्ट करना, और ये उच्च स्तर पे लागू होती है। ये प्राइमरी स्तर पे नहीं लागू होती है, ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए लागू होती है, उच्च स्तर पे लागू होती है। ठीक है, और नेक्स्ट है टीका विधि। टीका विधि, टीका विधि विभिन्न टीकाओं के माध्यम से अर्थ स्पष्ट किया जाता है। संस्कृत का जो विषय है, संस्कृत का विकास टीकाओं के माध्यम से हुआ है, ये भी उच्च स्तर की विधि है। आगे है स्पष्टीकरण विधि। स्पष्टीकरण विधि, स्पष्टीकरण विधि में निम्न प्रविधियां आती हैं। कौन कौन सी आती हैं उनको देखेंगे हम। तो देखिए सबसे पहले आती है हमारा स्पष्टीकरण के अंतर्गत आती हैं व्युत्पत्ति विधि, तुलना विधि, वाक्य प्रयोग विधि और प्रसंग विधि। तो स्पष्टीकरण
स्पष्टीकरण विधि में निम्न प्रविधियाँ आती हैं। तो व्युत्पत्ति विधि, प्रकृति से कोई चीज़, प्रत्यक्ष प्रत्यय, प्रकृति प्रत्यय, विभक्ति आदि के द्वारा अर्थ स्पष्ट करना। और तुलना विधि के अंतर्गत आते हैं, देखिए तुलना विधि के अंतर्गत आता है पर्याय, विलोम, समानार्थक आदि पदों से तुलना करते हुए अर्थ स्पष्ट करना, ये तुलना विधि के अंतर्गत आते हैं। और वाक्य प्रयोग विधि, कठिन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना। जैसे अगर हम सन्ने शब्द का बच्चों को बता रहे हैं, अगर बच्चे पूछ रहे हैं कि सन्ने मिस क्या होता है, तो अगर हम बोल देंगे कच्छे पर सन्ने चलती, तो अगर वो उनके बुक में है, 6 के बुक में और बच्चों की कहानियों में दिया रहता है कि कच्छ पर सन्ने चलते, अर्थात जो कछुआ है वह धीरे धीरे चलता है, तो वह समझ जाएंगी कि सन्ने मिस क्या होता है, धीरे धीरे। ठीक है, इस प्रकार के उदाहरण जब हम देंगे तो ये उदाहरण तो हुए और वो उनके शब्द को भी जान गया और शब्द को वाक्य में प्रयोग करके हम उनको बता दिए। ठीक है, आगे है प्रसंग विधि। प्रसंग विधि के अंतर्गत आता है ऐतिहासिक घटना या पौराणिक घटना से इन शब्दों का अर्थ बताने के लिए। अब प्रश्नोत्तर विधि का जनक अगर पूछा जाता है, देखिए प्रश्नोत्तर विधि, तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि का जनक जान लीजिए। एक मिनट आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, देखिए प्रश्नोत्तर विधि के जो जनक हैं वह सुकरात हैं। जनक जो हैं वह सुकरात ही हैं और इनको सुकराती विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि को सुकराती विधि भी कहते हैं। और पाठ्यवस्तु से संबंधित प्रश्न करते हैं इसमें और छात्रों से उत्तर प्राप्त करना। ये बहुत ही उच्च स्तर पे, उच्च नहीं, प्राथमिक स्तर पे बहुत ही कारगर विधि है। इसमें छोटे बच्चों से अगर उनके ही सिलेबस में, उनके ही जो बुक में प्रश्न दिए गए हैं, उन प्रश्नों को आप पूछेंगे और उनको छोटे छोटे प्रश्नों को अगर आप पूछते हैं, उनको वो उत्तर देते जाते हैं और जैसे उत्तर देते हैं तो वो एक्साइटेड होते हैं अलग से दूसरा भी उत्तर देने के लिए, अर्थात और प्रश्न पूछते जाओ और दूसरा उत्तर वह देते जाएंगे। इसलिए जो प्रश्नोत्तर विधि है यह प्राथमिक स्तर में बहुत ही कारीगर सिद्ध हुई है, बहुत ही अच्छी विधि मानी गई है। फिर आज के लिए इतना दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। और क्लास कैसी लगी और हम लोग आज क्या क्या पढ़े हैं उसका एक बार रिवाइज भी कर लीजिए आप लोग। और इन जो विधियों को मैं बताई हूँ, ये सब विधियों को अगर आप याद करके और सीटेट के एग्ज़ाम में जाते हैं और गद्यांश के प्रश्नों को अगर आप करते हैं तो आपके सारे प्रश्न सही होने के चांस हैं। फिर आप ठीक है, तो आप इसको